कि कारपोरेट के पास सांप्रदायिक राजनीति को पोषित करने के पूरे तरीके हैं और उसी से उनके हितों की पूर्ति होती है। रह गई बात इनसे निपटने की, तो एक ही तरीका है। सेकुलर ताकतों में एक और भी बुराई है हिंदुस्तान के अंदर कि जो फासिस्ट ताकतें हैं वो एक धर्म की श्रेष्ठता के आधार पर सोचने का और एक काल्पनिक दुश्मन के नाम पर उनकी एक सामूहिक साझा हिस्सेदारी बन जाती है। और दूसरी तरफ जो इस कल्चर के, कम्युनिज्म के खिलाफ के जो कल्चर है, उन नेताओं के तमाम मुद्दों पर छोटी छोटी दरारें होती हैं, व्यक्तिगत इश्यूज होते हैं। किसी को भाषा खराब लगती है दूसरे नेता की, किसी को किसी दूसरे नेता के उठने बैठने का तरीका खराब लगता है, किसी को तीसरे दल का जो है। मैं तो इन नेताओं से एक ही बात कहता था, नाव तुमको भी चलानी है, हमको भी चलानी है, लेकिन जिस तालाब में नाव चलानी है उसमें इतनी ज्यादा जलकुंभी हो गई कि तुम पैर भी नहीं रख सकते हो। तो पहले तो आज की तारीख में जो सांप्रदायिकता की ये जलकुंभी है, इसको निकालने के लिए पहले हाथ बढ़ाओ। वामपंथी क्या सोच रहे हैं, समाजवादी क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस के लोग क्या सोच रहे हैं, ये तो अब सवाल गौड़ हो गया। लेकिन अपनी अपनी दुकान को बचाए रखने की कोशिश में रहेंगे तो कारपोरेट को आगे बढ़ने से कोई नहीं रुक पाएगा। बाबरी मस्जिद जैसे इनके पास 1700 मस्जिदों के पूरे, इनकी एक पूरी की पूरी लिस्ट है। कुल मिला के 7000 विवादित स्थान चयनित कर रखे हैं इन्होंने। और हम लोग जब बात होती है जो आरएसएस के लोग और दूसरे साथियों से जो मिलते रहते हैं, उठते बैठते हैं, तो वो लोग एक के बात कहते हैं कि भाई आपने लोहिया को और मार्क्स को कितना पढ़ा है जितना हम लोग पढ़ते हैं, मनन करते हैं। और उन्होंने एक तरीका निकाल लिया कि भाई प्रॉफिट में से 5% 5 किलो राशन के रूप में बांट दो, जनता उसी में भटकती रहेगी। और एक नैरेटिव तैयार करते रहो कि जो है बेरोजगारी कोई आफत नहीं है, पकौड़ा तलना भी एक रोजगार। ये नैरेटिव्स बनाए जाते हैं बहुत सोच समझ के, साइकोलॉजिकल सोच विचार करने के बाद। और तीसरा जो उन्होंने जियो का ही तरीका था, मोबाइल का डाटे को जिस तरीके से फ्री रूप में बांटा है, तो ये कारपोरेट कर सकता है, हम आप नहीं कर सकते हैं। कि कारपोरेट ने कहा ठीक है कुछ दिन के लिए घाटा उठा लो, इतना सस्ता मोबाइल करके आदत डाल दो कि आदमी कुछ भी ना कर पाए। आज की तारीख में सोचने समझने की क्षमता ही खत्म कर दी है। तो कारपोरेट सुनियोजित तरीके से चल रहा है। और जो इनसे अगर निपटना है इस पूंजीवादी सांप्रदायिकता से, तो जितने भी सोच के लोग हैं, हर आंदोलन को एक दूसरे आंदोलन से जोड़ते हुए, हर गुस्से को, बेचैन सब है, 95% जनता बेचैन है, लेकिन उसके अपने अपने रंग हैं, अपने अपने रूप है। इन अपने रंग रूप को सबको एक उस पे लाना पड़ेगा और हाशिए पर बैठे हुए, वरना ये गिनती बढ़ने जाने वाली है। और एक स्थिति वही आएगी कि जो के टाइप की जो अर्थव्यवस्था होती है कि अमीर लगातार अमीर और गरीब लगातार गरीब। हम लोग का अपना अगले 10 से 15 साल में 2 ही क्लास रह जाएंगी। मिडिल क्लास को तो खत्म है। मुश्किल से जो 2-3% जो लोग हैं, पूंजी का संचयन आज की तारीख में उन्हीं के पास हो रहा है। बकिया तिवारी जी, हम में आप में और चौराहे के मजदूर में कोई बहुत ज्यादा अंतर रहने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा दिन की ये बात नहीं है। अब भी वक्त है कि जो सेकुलर सोच के साथी हैं, एक व्यापक जन आंदोलन, चाहे रचना धर्म के रूप में, सांस्कृतिक कर्म के रूप में, हर रूप में, हर मुद्दे पर एक लड़ाई करनी पड़ेगी, वरना कारपोरेट अपनी षड्यंत्र में कामयाब हो रहा है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना शशांक जी। आज हम 80 साल का हमारा संविधान होने जा रहा है और 32 साल हो गए बाबरी मस्जिद के ध्वंस के। इस बीच दुनिया कहाँ से कहाँ गई और सही मायने में आज की तारीख तक हम पहचान नहीं पा रहे हैं। अब लड़ाई जो खड़ी हुई है, जनतांत्रिक माध्यमों के माध्यम से जनतंत्र को का अपहरण करके, और ये लड़ाई कारपोरेट कम्युनिज्म बनाम सामाजिक न्याय की लड़ाई हो गई है। और इस जनतंत्र को कैसे कब्जा किया जाता है, और सीधे सीधे डकैती डाल करके, अभी जहां महाराष्ट्र में हुआ, एक गांव ने अपना एक मॉडल पेश किया कि तुम गलत हो, तुम गंदे हो, हम खुद अपने यहाँ बैठा करके आप अपना आदमी भेज दो, हम लोग मतदान करके देख लेते हैं
एक गांव का आप वोट दिखा करके देख लीजिए, ईवीएम में जो वोट गिना था और बैलेट बॉक्स से हम वोट डालने जा रहे हैं, आप उसको देख के बता दो। और वहां पर चुनाव नहीं करने दिया गया, फोर्स लगा दी गई। 4 तारीख को चुनाव होना था, 4 और 5 तारीख तक फोर्स लगाई गई, बाकायदे सबकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबको जेल भेजा जा रहा है। लेकिन यह सिलसिला आगे बढ़ रहा है और 2 गांव निकल के आए हैं कि हम भी अपने यहाँ मास्क पोल करेंगे। तो ये तरीका निकलता है, जनता तरीका खोज रही है। हमारे नेता लोग, हमारे राजनीतिक दल कहीं न कहीं से पीछे होते जा रहे हैं। इन सारे संदर्भों को हम चाहेंगे, हमारे साथ शैलेंद्र कुमार जी है। शैलेंद्र कुमार जी, आपकी टिप्पणी कि आज हमारा 80 साल का संविधान और 32 साल का बाबरी मस्जिद ध्वंस, क्या वाकई कॉर्पोरेट कम्युनिज्म ये बनाम सामाजिक न्याय की नई लड़ाई तक पहुंच चुका है, पहुंच रहा है? कि 92 एक डिवाइडिंग लाइन बन गया है इंडियन हिस्ट्री का, कि एक जमाना था जब इस देश में डेमोक्रेसी कहने के लिए ऐसे ही हुआ करती थी और नेहरू जैसे नेता थे हमारे पास, गांधी थे, और तब जो है से जनतांत्रिक मूल्यों का आदर किया जाता था और संसद की एक गरिमा थी। एक जमाना आया जब 92 के बाद हमने एक ऐसा हिंदुस्तान बना लिया जिस हिंदुस्तान की भाषा जैसे घृणा थी, दम्भ थी, और इस दम्भ और घृणा की भाषा के साथ साथ झूठ का बड़े पैमाने पे मिक्सचर पैदा किया गया था। जहां तक दक्षिण पंथ का सवाल है, तो दक्षिण पंथी होता कौन है? दक्षिण पंथी वो तमाम लोग होते हैं जो ऐतिहासिक यात्रा की प्रक्रिया में जनता के सशक्तिकरण के माध्यम से, जब सोशल जो वेल्थ है, सोशल जो फैसिलिटीज है, उसके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात चलती है, तो जो हैंडफुल क्लास है जिसके पास पावर है, वो पावर के रिटेंशन के लिए पुराने मूल्यों की वकालत करते हुए राम राज्य से लेकर तमाम तरह की चीजों का हवाला देता है। तो दक्षिण पंथ का जन्म ही इस बात से होता है कि वो अपने पावर को रिटेन करना चाहता है, ब्राह्मणिकल हायरार्की को रिटेन करना चाहता है। तो इस देश के अंदर जो दक्षिण पंथी है और जो मनुवादी है, उसमें कोई खास फर्क होना नहीं था, इसीलिए कि मनुवाद जैसे आपको जन्म के आधार पे एक विशेषाधिकार ग्रांट करता है, और जब जब आप इस विशेषाधिकार को डिफेंड करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बहुसंख्यक जनता का समर्थन आपको मिलता नहीं है, तो उसको धर्म के एक व्यापक चोले में आप समेट लेते हैं और उसी जनता के हाथ से उनके गुलामी के दस्तावेज पे हस्ताक्षर के लिए आप उन्माद का इस्तेमाल करते हैं, और इसी उन्माद के गर्भ से बाबरी मस्जिद का ध्वंस होता है। तो ये एक आरएसएस के लोग तो कहते ही हैं कि हमारा संगठन जो है तो एक चक्रानुवर्ती है, एक आदमी के हाथ के नीचे शासित होने वाला। और जहां तक आप कह रहे हैं कारपोरेट कम्युनलिज्म, तो ये कम्युनलिज्म भी हो सकता है, ये जैसे नस्लीय जैसे हेट्रेट भी हो सकता है। मतलब कारपोरेट को सत्ता से मतलब है, वो चिल्ली में सल्वाडोर एलेंदे की हत्या करवा सकता है, वो जैसे निकारागुआ में जैसे सरकार पलटवा सकता है, वो लैटिन अमेरिका के अंदर जैसे जनता के ऊपर गोलियां चलवा सकता है। जहां जो कुछ भी सूट करता है, हिंदुस्तान की मिट्टी में पहले ही से उनको सांप्रदायिकता का एक औजार मिला और उन्होंने इस औजार का भरपूर इस्तेमाल किया, और जिसका प्रेरक तत्व जैसे घृणा थी, तो घृणा से संचालित होने वाली इस व्यवस्था को उन्होंने तरजीह दी और उसको चलाने की कोशिश की। लेकिन एक बात गिरीश जी ने भी कही और साथी अभय जी ने भी कही और शशांक जी ने भी कही, उसको हम कहना चाहते हैं कि जैसे इतिहास की महानतम लड़ाइयां कन्विक्शन से लड़ी जाती हैं, और इस कन्विक्शन में आपको गांधी के जैसा मॉरल ताकत चाहिए। गांधी से किसी ने कहा कि बापू, लोग कहते हैं कि आप मुस्लिम परस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं मुस्लिम परस्त हूँ हिंदुस्तान में और हिंदू परस्त हूँ पाकिस्तान में। तो वो मेजोरिटेरियनिज्म के खेल को कितना क्लियर और साफ समझते थे, वो हिचके नहीं बोलने में। तो ये जो हिचकिचाहट है, इस हिचकिचाहट को समझना पड़ेगा। और डिराइविंग फोर्स के रूप में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का भी जिक्र किया, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी डिराइविंग फोर्स के रूप में किस तरीके से कम्युनल फोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा था, तो वो सारा खेल जैसे आपके नजर के सामने है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए सामाजिक न्याय की शक्तियों का एकीकरण बहुत जरूरी है, और जिस देश में वैज्ञानिक चेतना का अभाव होता है, वहां जैसे सांप्रदायिकता को एसेंशियल तत्व के रूप में आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसरो का चेयरमैन जब जाता हो ये रॉकेट लॉन्च करने से पहले मंदिर मंदिर जाइए, गांधी मंदिर जाते थे भाई, गांधी जैसे गंभीर रूप से आस्थावान थे। मैं आस्थावान हूं कि नहीं हूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गांधी के सेकुलर क्रीडेंशियल में कोई शक नहीं करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि हिंदू एक धर्म है और हिंदुत्व एक पॉलिटिकल जो है से शब्दावली है। तो आपको ये बाइफरकेट करके जनता को बता देना पड़ेगा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है से रिलीजियस टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है जिसका इस्तेमाल इन्होंने किया। और नरसिम्हा राव के जमाने में बेशक कांग्रेस जो है से इतिहास के इस कलंक को नहीं धो पाएगी कि नरसिम्हा राव जो है से मौन दृष्टा के रूप में वहां बैठे हुए थे। और जाहिर सी बात है कि इस देश के अंदर कारपोरेटाइजेशन की जिस प्रोसेस की शुरुआत उन्होंने की, शायद जो है से राहुल गांधी जैसे अपने नाना की तरफ मुड़ना चाहते हैं। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स के विदाई का दौर था, तो उस समय जो है से ये आने का दौर था, जैसे बाबरी मस्जिद के ध्वंस का भी दौर था। तो ये एक इतिहास का बहुत दुखद अध्याय है। और मेरी एक बात जान लीजिए कि इनके पास एजेंडे काम है, वो कहाँ लाना चाहते हैं मुसलमानों को। वो चाहते हैं कि मुसलमान जो है सो दीवाल पकड़ ले। जब वो दीवाल पकड़ेगा और उसके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो वो रिटेलिएशन में कार्रवाई करे। और इस कार्रवाई से व्यापक, यानी वो मुसलमानों को हर बार इस बात के लिए बाध्य कर रहे हैं। ये पता नहीं कैसे अभी तक इस देश के मुसलमान बेचारे बर्दाश्त करके रह रहे हैं और जिस सलाहियत का परिचय दे रहे हैं उसी की वजह से आपका मुल्क बचा हुआ है। वरना इन्होंने इस देश को ज्वालामुखी के ढेर पे खड़ा कर दिया है और वो चाहते हैं कि एक विस्फोट हो और इस विस्फोट के जरिए से अगर ये मुल्क टुकड़ों में बिखर भी जाता है तो एक बड़ा सा टुकड़ा हिंदुत्व के पॉलिटिकल फिलोसफी को लागू करने के लिए हमको मिल जाए। इसीलिए कि इनका कोई कन्विक्शन नहीं है, सत्ता इनका कन्विक्शन है और सत्ता से इनको मोहब्बत है और सत्ता के लिए ये लाशों की ढेर लगा सकते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान के टूटने की भी इनको परवाह नहीं है। अगर जैसे सचमुच में इनको अखंड भारत से इतना ही प्यार होता तो मणिपुर को ये एड्रेस करते। मणिपुर को ये एड्रेस नहीं कर रहे हैं। तानाशाह हमेशा एक आत्ममुग्ध व्यक्ति होता है और उसकी आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा ये होती है कि वो अपनी कीमत पे दुनिया को जलते हुए देखना मंजूर कर